Dear student, in this video lecture we are going to discuss community ecology. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पॉपुलेशन, स्पीसीज और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन हम कवर कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कम्युनिटी में हमें आज क्या क्या कम्युनिटी इकोलॉजी में हम पॉइंट जो है उसको डील करते हैं। कम्युनिटी में कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको पॉपुलेशन से अलग करती है, तो वो सारी चीज़ें आज हम बेसिक चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिटी इकोलॉजी से पहले बेस्ड ऑन स्पीसीज इकोलॉजी की दो ब्रांचें हैं, हॉर्टिकोलॉजी एंड साइनेकोलॉजी। हॉर्टिकोलॉजी जो है उसके अंदर सिंगल स्पीसीज को स्टडी किया जाता है कि सिंगल स्पीसीज है, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लो कोई सिटी है, कोई भी सिटी आप यहाँ पर ले लो और इस पर्टिकुलर सिटी में कोई स्पीसीज हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं, ए बी सी। अब मैं इस कम्युनिटी में सिर्फ एक ही स्टडी करूँ कि ये जो है वो इस सिटी के एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, किस तरीके से इंट्रैक्शन कर रही है, तो वो कहलाएगा हॉर्टिकोलॉजी, राइट। तो लेकिन अगर मैं इस सिटी में पाई जाने वाली एक से ज़्यादा स्पीसीज को अगर स्टडी करूं इस सिटी के एनवायरनमेंट के साथ, डिफरेंट फैक्टर्स के साथ, तो फिर वो कहलाएगा साइनेकोलॉजी। तो आर्टिकोलॉजी जो है उसमें सिंगल स्पीसीज की स्टडी की जाती है, इसीलिए इसको स्पीसीज इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी या इंडिविजुअल इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए एक और वर्ड है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप सिंगल स्पीसीज को डील कर रहे हो। जबकि साइनेकोलॉजी जो है उसको कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, बायोम या बायोस्फीयर इकोलॉजी, डिफरेंट इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये तो कुछ ब्रांच, मतलब जो कि डिफरेंट स्पीसीज के नाम से जो दो ब्रांच हमारे सामने आती हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या है, कम्युनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी कंसेप्ट कम्युनिटी के लिए दी गई हैं, वो यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि कम्युनिटी क्या है। जैसे पहले मैंने बताया था कि पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लो कोई सिटी है जैसे जयपुर। अब इस जयपुर सिटी की पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन है, क्योंकि जैप पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर्स को जब हम फोकस करें तो वो कहलाएगा पॉपुलेशन। लेकिन इस जयपुर के अंदर ह्यूमंस तो रहते नहीं हैं, ह्यूमंस के अलावा यहाँ पे गधे, घोड़े, सांप, बिच्छू, बैक्टीरिया, राइट, प्लांट, बहुत सारी स्पीसीज हैं। इन सारी स्पीसीज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, एक से ज़्यादा स्पीसीज को अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया में स्टडी कर रहे हैं, तो फिर वो कम्युनिटी कहलाती है। तो कम्युनिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, कि मतलब एक ही जगह में एक से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उनका ग्रुप प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया। अच्छा, पॉपुलेशन की जगह आप डिफरेंट स्पीसीज भी लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप को ही हम यहाँ पॉपुलेशन कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन आइदर स्पीसीज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया एंड सो इंटरडिपेंडेंसी। तो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे जयपुर में, अगर ह्यूमन, गधा, घोड़ा, बैक्टीरिया, प्लांट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, सारी स्पीसीज वहाँ पे अगर रह रही हैं, तो इनके बीच में एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन भी है। तो इसी को कहते हैं कम्युनिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी सिटी को हम पॉपुलेशन माने या कम्युनिटी माने, क्या माने? तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछने वाले के व्यू पे होता है कि वो मतलब उसने जो क्वेश्चन पुटअप किया है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि जो ग्वालियर है वो पॉपुलेशन, जैसे ग्वालियर में ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे फोकस सिर्फ ह्यूमंस है, बाकी स्पीसीज को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ह्यूमन के साथ साथ मैं वहाँ पे पाई जाने वाली और स्पीसीज को भी अगर स्टडी कर रहा हूँ, तो फिर वो पॉपुलेशन टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज नहीं होगी। वहाँ पे फिर क्या वर्ड यूज होगा? कम्युनिटी यूज होगा, क्योंकि वहाँ मैं एक से ज़्यादा पॉपुलेशन को काउंट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे हमें कम्युनिटी थोड़ा सा डिफाइन हुआ कि एक ही जगह पे अगर एक से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम स्टडी करें तो वो कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। कभी कभी एक वर्ड आता है बायोटिक कम्युनिटी। तो अगर किसी एरिया में, ये मान लो कोई एरिया है, किसी एरिया में प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल, तीनों कम्युनिटी को अगर हम कंबाइंडली स्टडी कर रहे हैं, तो तीनों को मिला के जो टर्मिनोलॉजी बनती है वो बनती है बायोटिक कम्युनिटी। अगर मैं कहूँ कि ग्वालियर में एनिमल और प्लांट कम्युनिटी जो है
उसी को मैं स्टडी कर रहा हूँ, वहाँ पे माइक्रोबियल कम्युनिटी की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं है, तो वो बायोटिक कम्युनिटी टर्मिनोलॉजी वहाँ पे नहीं आएगा। बायोटिक कम्युनिटी मीन्स प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल तीनों कम्युनिटी वहाँ पे होने चाहिए, तीनों को हमें एक साथ पढ़ना है, तो तब जाके वो बायोटिक कम्युनिटी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है। अगर वहाँ पे एक भी कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी या एनिमल कम्युनिटी या माइक्रोबियल कम्युनिटी वहाँ पे नहीं है, जैसे मैं बोलूँ कि एनिमल प्लस प्लांट कम्युनिटी अगर किसी एरिया में है, क्या मैं इसको बायोटिक बोलूँगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोबियल नहीं है। एनिमल प्लस माइक्रोबियल, क्या इसको बायोटिक बोलूँगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लांट कम्युनिटी नहीं है। तो इसी तरीके से बायोटिक कम्युनिटी जो टर्मिनोलॉजी है ये तभी यूज होगा जब तीनों कम्युनिटी, एनिमल, प्लांट और माइक्रोबियल वहाँ पे यूज हो रहे हैं, राइट। कभी कभी एक और टर्मिनोलॉजी आती है और ये टर्मिनोलॉजी है असेंबलेज और कम्युनिटी। तो कम्युनिटी और असेंबलेज में क्या डिफरेंस है? तो एक एरिया में पाए जाने वाली डिफरेंट पॉपुलेशन, राइट, तो डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो कहलाएगा कम्युनिटी, राइट। ये तो एक सिंपल सा डेफिनेशन कि भाई जयपुर में डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ पाई जा रही हैं, जैसे ह्यूमन, गधा, घोड़ा, कुत्ता, राइट, प्लांट, माइक्रोबियल, तो ये एक कम्युनिटी है। लेकिन मान लो उसी एरिया में मैं ये कह दूं कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो कोई भी सिटी का एरिया हो, यहाँ पे प्रोटोजोआ ग्रुप से जुड़ी बिलोंग करने वाली कितनी स्पीसीज हैं, तो वो असेंबलेज कहलाएगा, राइट। तो टैक्सोनॉमिक, स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करने वाली कितनी पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो वहाँ पे असेंबलेज कहलाता है। और अगर हम बिना टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन को देख रहे हैं, तो वो कम्युनिटी कहलाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एक ऑर्डर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जेन, राइट, किंगडम हो सकता है, राइट। तो ये कुछ भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो सकता है। तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करने वाली पॉपुलेशन को हम देख रहे हैं, तो वो असेंबलेज कहलाता है। और अगर हम टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, राइट, तो एक उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, राइट। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रहा कम्युनिटी और असेंबलेज में। अब कम्युनिटी की हमने दो कंसेप्ट पढ़ते हैं कम्युनिटी के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक कंसेप्ट है ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट, जो कि क्लीमेंटस ने 1916 में दी थी, और दूसरी है इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट, जो कि ग्लीसन ने 1926 में दी थी। अब ये दोनों कंसेप्ट हैं क्या? ये दोनों कंसेप्ट जो है आपको ध्यान रखनी है कि कम्युनिटी में हम दो कंसेप्ट को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट और इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट। नाम से क्लियर है, ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट, राइट। इस डायग्राम में देखिए, ऑर्गेनिज्म जो कंसेप्ट है वो ये कहती है कि एक कम्युनिटी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इनके अंदर म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, राइट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। जैसे ये मान लो एक पॉपुलेशन है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अगर मैं डी को चेंज करूं तो सी भी चेंज होगा, बी भी चेंज होगा, ए भी चेंज होगा। इसका मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन पाए जाते हैं। तो जो हमारी कंसेप्ट है, जो हम ये ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट ये कहती है कि कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज पाई जा रही हैं, जैसे ये जो कम्युनिटी है, ये एक ये एक एरिया है, राइट। तो ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर जो भी कम्युनिटी हैं, तो इस एरिया के अंदर जो भी पॉपुलेशन पाई जाएंगी, इनके बीच में पर्टिकुलर इंटरेक्शन है। और ये इंटरेक्शन जो है, इसीलिए इसको हमने ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट बोला है। ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट में ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इस कंसेप्ट के हिसाब से हर कम्युनिटी की एक क्लियर बाउंड्री होती है। देखो ये एक क्लियर बाउंड्री है, और दो कम्युनिटी की जो बाउंड्रीज होती हैं जहाँ पे वो ओवरलैप होती हैं, उसको हम इकोटोन कहते हैं, राइट। तो ये ग्राफ में रिप्रेजेंट भी किया गया इकोटोन, राइट। तो कहने का मतलब ये कंसेप्ट ये कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट है वो ये कहती है कि ऑर्गेनिज्म, एक कम्युनिटी जो है, एक पर्टिकुलर डिफाइन एरिया में जो कम्युनिटी पाई जा रही है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म
डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए पाए जा रहे हैं। और अगर एक ऑर्गन और हर कम्युनिटी का एक बाउंड्री है, जैसे यहाँ पे ये एक बाउंड्री डिफाइन की गई है, दो कम्युनिटी की बाउंड्री जहाँ मिलती हैं उसको इकोटोन कहते हैं, राइट। और एक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को आप चेंज करोगे तो दूसरी चेंज होगी, राइट। तो देखिए इनके बीच में एक इंट्रैक्शन है, और ऐसी कम्युनिटी को हम क्लोज कम्युनिटी कहते हैं, राइट। दूसरी जो थ्योरी है इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है कि कुछ कम्युनिटी के अंदर जो स्पीसीज पाई जा रही हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, और उनका एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है, और यहाँ पे कम्युनिटी की कोई क्लियर बाउंड्री भी नहीं पाई जाती। तो इस तरह की कम्युनिटी को कहते हैं ओपन कम्युनिटी, राइट। तो दोनों कंसेप्ट के हिसाब से जब हमने एनवायरनमेंट फैक्टर के साथ इसका ग्राफ बनाते हैं दोनों कम्युनिटी का, तो ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट के हिसाब से हमें देखिए यहाँ पे डिफरेंट क्लियर जोन महसूस होता है, जहाँ जहाँ एरो लगाया गया है वो बाउंड्री है कम्युनिटी का, और सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओपन कम्युनिटी में या इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट में ऐसा नहीं है। तो ये दो कंसेप्ट हैं, दोनों ही कंसेप्ट आज की डेट में वैलिड हैं, डिपेंड करता है किस किस सर्कमस्टेंस में उसको पढ़ा जा रहा है। तो हमें ये नहीं देखना कि ये ज़्यादा वैलिड है ये कम वैलिड है, दोनों ही कंसेप्ट कंडीशन स्पेसिफिक उस सिचुएशन में वैलिड है। अब ये तो रही बात कि भाई कम्युनिटी क्या है और असेंबली या इसके साथ उसका क्या डिफरेंस है। अब क्वेश्चन उठता है कि किसी भी कम्युनिटी को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए जो उसको पॉपुलेशन से अलग करे। तो किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो है 4 ऐसे स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स हैं जो हर कम्युनिटी में आपको मिलेंगे। और ये स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स, यहाँ पे मैं कम्युनिटी में स्ट्रक्चरल वर्ड यूज किया हूँ, तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स मीन वो कैरेक्टर जो हमें आंखों से दिख सकें, जिसको हम विजुलाइज कर सकें, जो हमें दिख सकें, क्लियरली हमें इंडिकेट हो, ऐसे कैरेक्टर को हम स्ट्रक्चरल कैरेक्टर कहते हैं। तो किसी भी कम्युनिटी में जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर हैं वो 4 होते हैं। पहला है स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डोमिनेंस, तीसरा है फिजियोग्नोमी, और चौथा है स्ट्रैटिफिकेशन। ये स्ट्रैटिफिकेशन 2 तरीके का पाया जाता है, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट। अब एक एक करके हम इन स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो डिटेल स्टडी होगा वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी, राइट। क्योंकि ये जो है टर्मिनोलॉजी आगे बहुत यूज होनी है। बायोडाइवर्सिटी जो है इनडायरेक्टली ये बायोडाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में कितनी डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। अगर ब्रीफ में हम इन चारों स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स को देखें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन कि डिफरेंट स्पीसीज कितनी हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। स्पीसीज डोमिनेंस कहते हैं कि एक एरिया में जब अलग अलग स्पीसीज पाई जा रही हैं तो उसमें कोई एक स्पीसीज ऐसी होगी जो डोमिनेट करेगी बाकी स्पीसीज को, इसको कहते हैं स्पीसीज डोमिनेंस। फिजियोग्नोमी, बाहर से देखने पे कम्युनिटी कैसी लगती है, फिजियोग्नोमी कहलाता है। स्ट्रैटिफिकेशन, वहाँ पे डिफरेंट लेयरिंग पाई जाती है, राइट, ताकि वहाँ मौजूद रिसोर्सेज का मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज किया जा सके, इसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। और स्ट्रैटिफिकेशन 2 तरीके का है, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन। जहाँ हमें आगे की तरफ चलना ना पड़े, ऊपर की तरफ देखना पड़े, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, या आगे की तरफ चलना पड़े, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन। आगे इनको हम डिटेल पढ़ेंगे, एक एक करके हम इनको डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक जनरल व्यू दिया है इन स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स का। इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर्स आता है वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी या स्पीसीज रिचनेस। देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी या स्पीसीज रिचनेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया की, मतलब पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं उसी को हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अब किसी भी एरिया में अगर स्पीसीज की संख्या ज़्यादा होगी, मोर स्पीसीज, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा फंडा है कि मोर स्पीसीज मोर डाइवर्सिटी, लेस स्पीसीज लेस डाइवर्सिटी। ये कहाँ से पता चला,
ये इस फॉर्मूले से पता चला, जो ये कहता है कि भाई स्पीसीज डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी कहेंगे नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितनी स्पीसीज हैं वो उसका स्पीसीज डाइवर्सिटी या स्पीसीज रिचनेस कहलाता है। तो यहाँ तो चलो एक सिंपल सा वो था, एक फार्मूला है, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी का जो कैलकुलेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को केस स्टडी के रूप में आपके सामने रखा है कि कभी भी अगर क्वेश्चंस केस स्टडी के रूप में आ रहा है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना, तो इसको सीक्वेंस में समझिए। पहला जो केस है वो केस ये कह रहा है कि दो कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी। कम्युनिटी ए में 8 स्पीसीज हैं, कम्युनिटी बी में 2 स्पीसीज हैं। कम्युनिटी ए का जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है, कम्युनिटी बी का जो एरिया है वो 6 मीटर स्क्वायर है। तो कम्युनिटी जो ए है उसमें 8 स्पीसीज हैं, बी में 2 स्पीसीज हैं। देखने पर कैसा लग रहा है कि ए की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एरिया से जब आप डिवाइड करोगे तो कम्युनिटी ए की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 4 स्पीसीज पर यूनिट स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और बी का कितना आएगा, अगर हम इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कम्युनिटी जो है इसकी बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, सिंपल वही फार्मूला कि भाई नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटी ए में नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया में ज़्यादा है, इसीलिए स्पीसीज कम्युनिटी ए की बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ये तो सिंपल सा केस था। लेकिन कभी कभी क्या होगा, वो जैसे केस 1 में तो क्या हुआ, उसने स्पीसीज संख्या और एरिया दोनों दिए हुए थे, तो आपने स्पीसीज नंबर को एरिया से डिवाइड कर दिया और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आई उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। सिंपल सा एक केस है। लेकिन केस 2 में कभी कभी वो क्या करता है, एरिया नहीं देता। तो अगर वो एरिया नहीं दे रहा है तो आपको एरिया दोनों कम्युनिटी का बराबर मान के चलना है, और वहाँ उस केस में जिधर स्पीसीज की संख्या ज़्यादा हो उसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे केस 2 में देखिए, जो कम्युनिटी सी है यहाँ पे 4 स्पीसीज हैं, रैट, बैट, हैन, लीची, 4 स्पीसीज पाई गई। लेकिन कम्युनिटी डी में 3 ही स्पीसीज पाई गई, क्रो, बैट, मैंगो। तो स्पीसीज की संख्या जो है वो किधर ज़्यादा है, सी के अंदर, तो कम्युनिटी सी की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एरिया हम दोनों का इक्वल 1 मान के चलेंगे, अगर नहीं दिया है, और दिया है तो एरिया से नंबर ऑफ स्पीसीज का डिवाइड कर लोगे। ये तो हुआ केस 2। केस 3 में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। अगर स्पीसीज की संख्या भी बराबर कर दे, वो जैसे पहले केस में उसने दोनों ही वैल्यू दी, स्पीसीज की संख्या भी दी, एरिया भी दिया। केस 2 में उसने एरिया नहीं दिया, तो हमने इक्वल एरिया मान के जिधर स्पीसीज की संख्या ज़्यादा थी उधर उस कम्युनिटी की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा थी। अब केस 3 में उसने देखो और कॉम्प्लेक्स कर दिया है। यहाँ पे क्या किया उसने, दोनों ही कम्युनिटी में, जैसे 2 कम्युनिटी हम कंपेयर कर रहे हैं, कम्युनिटी ई और कम्युनिटी एफ। कम्युनिटी ई के अंदर उसने 3 स्पीसीज दी, रैट, बैट और काव। और कम्युनिटी एफ के अंदर 3 स्पीसीज पाई गई, मैंगो, क्रॉ और काव। अब स्पीसीज, अब यहाँ देखिए एरिया भी नहीं दिया है और स्पीसीज की संख्या भी बराबर है, तो फार्मूले के हिसाब से तो यहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी की जो बायोडाइवर्सिटी है या स्पीसीज डाइवर्सिटी वो बराबर आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरीके का केस हो, जब नंबर ऑफ स्पीसीज और एरिया दोनों ही बराबर हों, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी के अंदर जो स्पीसीज दी गई हैं वो रिलेटेड हैं या अनरिलेटेड हैं। तो देखिए कम्युनिटी ई के अंदर सारी की सारी स्पीसीज रिलेटेड हैं, एक ही टैक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करती हैं। जबकि कम्युनिटी एफ के अंदर जो स्पीसीज हैं, मैंगो, क्रो, काव, तो मैंगो एक प्लांट है, क्रॉ एक बर्ड्स है और काव एक मैमल्स है, तो तीनों डिफरेंट ग्रुप से हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होने के कारण ये अनरिलेटेड है, राइट। तो अगर कभी आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन हो तो हम जो है अनरिलेटेड कंडीशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये हमेशा याद रखना। अनरिलेटेड जो है वो रिलेटेड के कंपैरिजन में ज़्यादा डाइवर्स माने जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे स्पीसीज की संख्या और एरिया दोनों ही इक्वल था, तो आइडियोलॉजिकली फॉर्मूले के हिसाब से तो बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज डाइवर्सिटी दोनों ही कम्युनिटी की इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
वहाँ पे आपको रिलेटेड और अनरिलेटेड उसको देखना पड़ेगा, और हम जो है अनरिलेटेड को ज़्यादा डाइवर्स मानते हैं। तो उस कारण कम्युनिटी जो एफ है वो हमारा आंसर रहेगा। कम्युनिटी एफ की जो डाइवर्सिटी है इज ग्रेटर देन कम्युनिटी ई, इवन दो नंबर ऑफ स्पीसीज एंड एरिया बोथ आर सेम। अब मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ सिचुएशन को। इस सिचुएशन में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे दो कम्युनिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, कम्युनिटी जी और कम्युनिटी एच। अब देखिए कम्युनिटी जी के अंदर स्पीसीज कितनी है, 3। कम्युनिटी एच के अंदर भी स्पीसीज कितनी है, 3। कम्युनिटी जी के अंदर जो स्पीसीज दी हुई हैं वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करती हैं, रैट, काउ, बैट, ये मैमल्स हैं। तीनों के तीनों किससे बिलोंग करते हैं, मैमल से। और यहाँ पे डोडो, क्रो, हैन, ये भी बर्ड्स हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिलेटेड अनरिलेटेड फार्मूला भी काम नहीं कर रहा है। तो इस केस में, केस 4 में, जब आपके पास नंबर ऑफ स्पीसीज भी इक्वल हो, एरिया भी इक्वल हो और रिलेटेड अनरिलेटेड अप्रोच भी काम ना करे, तो आपको ऑड इवन फार्मूला यूज करना है। ऑड इवन फार्मूला देखिए यहाँ पे ऑड और इवन ये फार्मूला यूज करना है, और यहीं पे एक टर्मिनोलॉजी आती है स्पीसीज इवननेस, इसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, स्पीसीज इवननेस। अब देखिए ये क्या है, तो ऑड इवन, पहले तो ये समझिए ऑड इवन क्या है। ऑड का मतलब है कि वो जब आपको तीनों चीज़ें इक्वल हो, स्पीसीज की संख्या भी इक्वल हो, एरिया भी इक्वल हो और रिलेटेड अनरिलेटेड अप्रोच भी काम ना करे, इन दैट सिचुएशन वो वहाँ पे ईच स्पीसीज के मेंबर्स की संख्या देगा कि भाई इस स्पीसीज के, जैसे रैट के 20 मेंबर्स हैं उस कम्युनिटी में जी में, काव 25 हैं, बैट 5 है, कम्युनिटी एच के अंदर डोडो 10 है, क्रो 10 है, हैन 10 है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जहाँ स्पीसीज की संख्या एक पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी में पाए जाने वाले मेंबर्स के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा वो उतना ही इवन होगा, मोर इवन। तो लेस डिफरेंस मतलब उनकी जो संख्या में लेस डिफरेंस इन मेंबर नंबर, तो मेंबर्स का जो नंबर है, मेंबर्स नंबर में जितना डिफरेंस कम होगा वो उतना ही इवन होगा, मोर इवन, राइट, मोर इवन, राइट। और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मोर डिफरेंस, लेस इवन, मोर डिफरेंस, लेस इवन, या मोर ऑड, ये कह दो कि वो मोर ऑड या लेस इवन, राइट। तो ऑड इवन तो ये है कि मतलब आप इनका डिफरेंस देखिए, देखिए कम्युनिटी जी को देखिए 20, 25, 5, इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन कम्युनिटी एच को देखिए 10, 10, 10, तो यहाँ पे तो ये संख्या इक्वल है, मतलब बराबर है, तो कम से कम डिफरेंस होगा, वहाँ पे इवन वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है। तो और कभी भी अगर इस तरह की क्वेश्चंस आपके सामने आए तो इवन सिचुएशन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑड सिचुएशन। तो इवन यहाँ पे किस कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है, कम्युनिटी एच में, इसीलिए कम्युनिटी एच ज़्यादा बायोडाइवर्स है, ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी जी। तो स्पीसीज इवननेस कहते हैं कि किसी कम्युनिटी के अंदर पाए जाने वाली डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की जो नंबर्स हैं, मेंबर्स का जो संख्या है, वो जितना कम डिफरेंस हो वो ही, मतलब उनके बीच का डिफरेंस कितना है वो स्पीसीज इवननेस कहलाता है। और जितना डिफरेंस कम होगा उतने ही ज़्यादा स्पीसीज इवननेस जो है उसकी वैल्यू होती है। ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि लाइक डिफरेंस इन मेंबर्स नंबर। तो जैसे देखिए कम्युनिटी जी और कम्युनिटी एच के बीच में अगर वो पूछे कि कौन ज़्यादा एवन है, तो एवन वैल्यू कम्युनिटी एच के अंदर, क्योंकि यहाँ इनके बीच में डिफरेंस कम है। अगर मान लो 10 नहीं होता, यहाँ होता मान लो 9, यहाँ होता 8, यहाँ होता मान लो 6, तो भी ये डिफरेंस जो है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी जी कम है, तो भी कम्युनिटी एच ही यहाँ पे जो है ज़्यादा डाइवर्स होती। तो हमने 4 केस देखे कि भाई पहले तो वो स्पीसीज की संख्या और एरिया दोनों देगा, तो अब कैसे सॉल्व करें। फिर हो सकता है वो एरिया ना दे, सिर्फ स्पीसीज की संख्या दे, जैसा केस 2 में देखा, तो कैसे सॉल्व करें। तीसरे में हमने देखा कि वो स्पीसीज की संख्या और एरिया दोनों बराबर कर देगा, तो वहाँ पे रिलेटेड अनरिलेटेड अप्रोच यूज करनी है। अगर रिलेटेड अनरिलेटेड अप्रोच भी काम ना करे तो केस 4 के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और
केस 4 कहता है कि ऑड इवन चेक कीजिए, वहाँ पे वो मेंबर्स की संख्या देगा और ऑड इवन के हिसाब से वहाँ पे आपको इवन वैल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इवन मतलब कि जिस कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज की संख्या में या तो डिफरेंस ना हो या कम से कम डिफरेंस हो, वो ज़्यादा इवन मानी जाती है, मोर इवन मानी जाती है। और जिधर संख्या डिफरेंस ज़्यादा है वो लेस इवन मानी जाती है और हम इवन वैल्यू को ज़्यादा डाइवर्स मानते हैं। और आपका आंसर फिर ऑड इवन के हिसाब से आपको देना है और इवन वैल्यू के हिसाब से आपकी कम्युनिटी एच जो है यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्स होती है। 4 केस स्टडी हमने किए और चारों केस स्टडी के हिसाब से आपका अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप चारों केस स्टडी के हिसाब से अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, राइट। अब आती है बात कम्युनिटी इकोलॉजी में लिमिटिंग फैक्टर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि भाई स्पीसीज डाइवर्सिटी तो आपने पढ़ ली कि भाई स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है। टीम नंबर की पर्टिकुलर एक एरिया में कितनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जा रही है वो उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो एक स्टैटिक फैक्टर है जो चेंज नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। ये एक डायनामिक फैक्टर है, चेंज होता है। अब कौन कौन से फैक्टर इसको चेंज करते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर चेंज करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में हम 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, टेम्परेचर, लाइट और वाटर। फिर टाइप ऑफ एरिया जिसमें हम लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को देखेंगे। साइज ऑफ एरिया जिसमें हम एक इक्वेशन आती है, हम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इक्वेशन, उसको देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एरिया भी इम्पोर्टेंट है। सॉइल फैक्टर में एडेफिक फैक्टर्स आते हैं कि सॉइल में क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या ऐसे चेंजेज हैं जो कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं। टोपोग्राफी देखेंगे, राइट। तो हम इस सीक्वेंस में थोड़ा सा देखेंगे कि भाई कम्युनिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं कम्युनिटी में। क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। अब किसी भी टेम्परेचर में 3 तरीके के वेरिएशन आपको दिख सकते हैं। टेम्परेचर या तो बहुत लो होगा या मीडियम रेंज में होगा या हाई होगा। अगर लो टेम्परेचर है तो जैसा कि पोलर रीजन एरिया में पाया जाता है, तो पोलर एरिया जो होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत जो है डाउन होता है। और अगर टेम्परेचर बहुत डाउन हो तो भी वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, बहुत कम पाई जाती है। पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा प्लांट या बहुत ज़्यादा एनिमल नहीं पाए जाते हैं। क्यों? इसका मतलब कि लो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जा रहे हैं। इसका मतलब वेरी लो टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी को कम कर रहा है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो हम डेजर्ट्स में देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली बहुत हाई रहता है, तो यहाँ भी आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या मिलेगी, बहुत कम मिलती है। तो देखिए टेम्परेचर का लो होना भी स्पीसीज डाइवर्सिटी को लो कर रहा है और हाई होना भी स्पीसीज डाइवर्सिटी को लो कर रहा है। अगर टेम्परेचर मीडियम रेंज में है तो जैसा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर लाइन के आसपास जो वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं और यहाँ पे बहुत ही हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो टेम्परेचर में ये 3 तरीके के चेंजेज आपको याद रखने हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है तो भी वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो भी लो कर रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर का एक मीडियम, एक ऑप्टिमम रेंज में होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वाटर, वाटर जो है अगर नहीं है तो वो ड्राई कंडीशन कहलाएगी और वाटर अगर है तो वो मॉइस्ट कंडीशन या वेट कंडीशन कहलाएगी। तो वाटर अगर नहीं है तो इस ड्राई कंडीशन भी 2 तरह की होती है, फिजिकल ड्राइनेस और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजिकल ड्राइनेस कहते हैं कि पानी वहाँ फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, जैसे रेगिस्तान, डेजर्ट, यहाँ पानी है ही नहीं। तो जब पानी ही नहीं है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो भी यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पोलर रीजन में फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होती है। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहते हैं कि पानी तो है वहाँ पर लेकिन किसी ऐसी फॉर्म में पाया जा रहा है जिसको वहाँ के ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम। जैसे पोलर रीजन में जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में है और हर ऑर्गेनिज्म या प्लांट उसको यूज नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे भी स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर मॉइस्चर वाला इलाका है तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो कम नहीं होगी, वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस तरह की सिचुएशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो वाटर जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, ये हमने यहाँ पे देखा कि अगर वाटर नहीं है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है। अब वाटर नहीं है वो 2 सिचुएशन में पाया जा सकता है, या तो फिजिकल ड्राइनेस या फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस।
दोनों ही फॉर्म का एग्जांपल के साथ हमने देख लिया कि भाई स्पीशीज डाइवर्सिटी को वो किस तरीके से कम कर रहा है। और अगर पानी पाया जा रहा है, मॉइस्चर कंडीशन है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इस तरह की सिचुएशन देखी गई है, तो वहाँ पे वो स्पीशीज डाइवर्सिटी को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है ये हमने देख लिया। तीसरा क्लाइमेटिक फैक्टर आता है लाइट। अब लाइट में जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँचती है, और जब लाइट जो है वो कम पहुँच रही है तो वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, कम है, क्योंकि लाइट जो है वो फूड सिंथेसिस के लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट कम मिल रहा है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, और वहाँ एनिमल भी और टेम्परेचर भी कंपेरेटिवली कम होगा, इसलिए स्पीशीज डाइवर्सिटी भी क्या हो जाती है, वहाँ कम हो जाती है। दूसरा, ये तो पोलर रीजन का केस है। दूसरा, डीप लेक या ओशियन में क्या होता है, 500 मीटर के बाद जो है लाइट यूजुअली नहीं पाई जाती, तो वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं पाई जा रही है, तो वो भी 500 मीटर मतलब डीप एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो इक्वेटर लाइन के आसपास पाए जाते हैं, और यहाँ लाइट की सफिशिएंट प्रेजेंस होती है, इसलिए यहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, राइट। तो हमने लाइट को लेके देखा कि लाइट जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी को किस तरीके से प्रभावित करती है। पोलर रीजन, डीप लेक या ओशियन, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 3 एग्जाम्पल के साथ हमने देखा। अब दूसरा जो लिमिटिंग फैक्टर है जो स्पीशीज डाइवर्सिटी को चेंज कर रहा है वो है टाइप ऑफ एरिया। और जब भी मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ एरिया की, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ठीक है। तो देखिए, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को समझिए पहले। जैसे ये हमारी अर्थ है, राइट, थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाना। अर्थ के बीचों बीच में से एक लाइन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, या 0 डिग्री। इस इक्वेटर लाइन से आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलते हो तो इसका मतलब आप लैटिट्यूड चेंज करते हो। क्या चेंज करते हो, लैटिट्यूड चेंज करते हो। और अगर आप इक्वेटर से दूरी मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं जा रहे हो, आप इक्वेटर से ऊपर मतलब जैसे आप इक्वेटर पे यहाँ खड़े हो, राइट, और आप जो है जैसे ये मान लो हमारा इंडिया है, इंडिया से अगर आप रसिया की तरफ जा रहे हो या इंडिया से आप श्रीलंका की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब आप इक्वेटर के रेस्पेक्ट में अपना डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, दिस इज लैटिट्यूड। लेकिन अगर आप जयपुर में खड़े हो और जयपुर में खड़े हो के ऊपर की तरफ मतलब आकाश की तरफ अगर आप जा रहे हो, तो इसका मतलब आप इक्वेटर के रेस्पेक्ट में अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ आकाश की तरफ जा रहे हो, वर्टिकल डिस्टेंस क्रॉस कर रहे हो, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। क्योंकि जब आप आकाश में ऊपर की तरफ जाते हो तो सी लेवल से आपका जो डिस्टेंस है, जो सी लेवल से आपका दूरी है, वो चेंज हो रहा है, दिस इज द एल्टीट्यूड। तो जब आप सिंपल इसको ऐसे समझो कि इक्वेटर से ऊपर नीचे जाओगे, लैटिट्यूड, इक्वेटर पे या किसी भी पॉइंट पे खड़ा होके और आकाश की तरफ जाओगे, स्पेस की तरफ जाओगे, वो कहलाता है एल्टीट्यूड। क्योंकि जब आप स्पेस की तरफ जाते हो तो सी लेवल के साथ आपका डिस्टेंस जो है वो वेरी करता है, दिस इज द एल्टीट्यूड। तो उम्मीद करता हूँ कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड जो है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रहा लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। अब पहले मैं देखता हूँ लैटिट्यूड कि भाई जो लैटिट्यूड है वो वैली मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी को कैसे चेंज करता है। उससे पहले आप थोड़ा सा ये देखिए कि अर्थ को कितने जोन में बांटा गया है। ये देखिए, एक ये है हमारी अर्थ, और अर्थ में जो सेंटर से लाइन जा रही है वो हो गई हमारी इक्वेटर लाइन, जिसको हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इससे 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे, मतलब आप जिस तरीके का डिफरेंस ऊपर देख रहे हो वही रिमेनिंग नीचे वाले हाफ में आपको मिलेगा। तो जो 0 से 20 डिग्री का जो जोन होता है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, और इस जोन में जो प्लांट पाए जाते हैं वो एवरग्रीन प्लांट होते हैं। 20 से 40 डिग्री के बीच में जो जोन है ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन, और यहाँ पे डेसिडुअस प्लांट ज़्यादा पाए जाते हैं। डेसिडुअस कहते हैं जिनकी पत्तियां एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में गिर जाती हैं। पर्णपाती वन। 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का जो जोन है ये कहलाता है टेम्परेट जोन, ये काफ़ी ठंडा होता है और यहाँ पे कॉनिफर प्लांट, कॉनिकल शेप के प्लांट पाए जाते हैं।
और 60 से 90 डिग्री के बीच का जो जोन है वो कहलाता है आर्कटिक या एल्पाइन जोन, और यहाँ यूजुअली कोई प्लांट नहीं पाए जाते। ठीक है, जिस तरीके का ये जोन पैटर्न आपने ऊपर की तरफ जाने पर देखा है इक्वेटर लाइन से, वही उसी टाइप का आपको नीचे की तरफ मिलेगा। जैसे नीचे की तरफ यहाँ 20 डिग्री अगर मैं मानूँ तो ये हो गया ट्रॉपिकल, 40 डिग्री ये हो गया सब ट्रॉपिकल, 60 डिग्री ये हो गया टेम्परेट, और ये हो गया 90 डिग्री ये हो गया आर्कटिक। तो 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ऊपर को मैं नॉर्थ बोलूँ, नीचे को साउथ, और 0 डिग्री से 20 डिग्री साउथ की तरफ, दोनों ही तरफ ट्रॉपिकल जोन है। 20 से 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 20 से 40 डिग्री साउथ की तरफ, दोनों ही तरफ सब ट्रॉपिकल जोन है, राइट। तो इस तरीके से अर्थ को 4 डिफरेंट जोन में बांटा गया, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक जोन। और यहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है, क्या इनका जोन वैल्यू है, वो हमने यहाँ बता दिया आपको। अब लैटिट्यूड में क्या होता है, जब आप ऊपर की तरफ चलते हो, तो जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा, राइट। इसमें जैसे ही आप लैटिट्यूड में इसको देखिए, कि लैटिट्यूड में जैसे ही आपने, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लैटिट्यूड जो है चेंज होगा, तो देखिए इसको देखिए, लैटिट्यूड जो है बढ़ा, लैटिट्यूड बढ़ा मतलब हम ऊपर की तरफ इक्वेटर से या तो ऊपर की नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने पर वेजिटेशन चेंज होती है और स्पीसी डाइवर्सिटी भी कम होने लगती है, राइट। जैसे इक्वेटर लाइन से आप ऊपर रसिया की तरफ चलते जाओगे तो रसिया की तरफ आपको ठंड मिलता चला जाएगा और पेड़ और स्पीसी डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। तो लैटिट्यूड अगर बढ़ेगा मतलब इक्वेटर से आप दूर जा रहे हो तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वेजिटेशन चेंज होगा, और फाइनली जो है वो स्पीसी डाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। ऐसा देखा गया है कि लैटिट्यूड जो है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्पीसी डाइवर्सिटी कम होती है, राइट। ये तो था लैटिट्यूड का इफेक्ट। इसीलिए आपको जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे स्पीसी डाइवर्सिटी बहुत कम मिलेगी। दूसरा जो टाइप ऑफ एरिया में हम पढ़ते हैं वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं ये जैसे सी लेवल है, ये सी है, तो सी के लेवल से आप इस मतलब कितना हाइट पे है, सी लेवल से कितनी हाइट पे कोई चीज़ है वो कहलाता है एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे भी उसी टाइप का पैटर्न मिलेगा, जैसे सी से बहुत ज़्यादा जैसे हाइट पे अगर नहीं है तो सी के उसमें मिलेगा ट्रॉपिकल जोन, मतलब समुद्र लेवल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो ट्रॉपिकल के ऊपर जोन मिलेगा सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल से थोड़ा और ऊपर जाओगे कॉनिफर, और कॉनिफर से थोड़ा और ऊपर जाओगे एल्पाइन या आर्कटिक जोन। कहने का मतलब है कि एल्टीट्यूड में भी उसी टाइप का चेंज आपको मिल रहा है जैसा आपको लैटिट्यूड में मिला था, क्योंकि लैटिट्यूड में जो है सबसे नीचे ट्रॉपिकल था, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर कॉनिफर, फिर एल्पाइन, वही पैटर्न आपको यहाँ मिल रहा है। तो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में ओवरऑल इफेक्ट तो आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन अंतर ये है कि एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का डेफिनेशन जो एक क्राइटेरिया है वो दोनों में डिफर है, कि मतलब लैटिट्यूड जो है वो कहते हैं इक्वेटर लाइन से डिस्टेंस को, और एल्टीट्यूड कहते हैं सी लेवल्स के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये तो था कि भाई किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा मतलब आप ऊंचाई की तरफ आओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे वेजिटेशन चेंज होगा, और वेजिटेशन चेंज हुआ तो फाइनली स्पीसी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें इस तरीके का ये एक पैटर्न है। तो हमने इसमें देखा लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, राइट।
तो देखिए यहाँ पे एल्टीट्यूड चेंज हुआ, तो एल्टीट्यूड चेंज होने से टेम्परेचर, एल्टीट्यूड मतलब ऊपर, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, इसका मतलब हम समुद्र लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेजिटेशन चेंज होगा और फाइनली स्पीशीज डाइवर्सिटी ऊपर की तरफ कम होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ऊंचे इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा स्पीशीज नहीं पाई जाएंगी। ये यहाँ पे पॉइंट बड़ा ध्यान रखने वाला है कि जब भी आप लैटिट्यूड या एल्टीट्यूड में चेंज करते हो तो जो वेजिटेशन में चेंज पैटर्न है वो आपको सेम मिलेगा। जैसे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड कुछ भी चेंज करो, टेम्परेचर, चाहे आप लैटिट्यूड बढ़ाओ चाहे एल्टीट्यूड बढ़ाओ, दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर कम होगा और दोनों ही कंडीशन में स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होती है। चाहे आप इक्वेटर से दूर जाओ चाहे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाओ, दोनों ही कंडीशन में आपको जो वेजिटेशन चेंज पैटर्न मिलेगा वो सेम पैटर्न तरीके का मिलता है। तीसरा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है साइज ऑफ एरिया। जैसे टाइप ऑफ एरिया में तो हमने लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड देखे, साइज ऑफ एरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशंस यहाँ पे हम स्टडी करते हैं और उस इक्वेशन को बोलते हैं अलेक्जेंडर फोन हम्बोल्ट इक्वेशन। इसको हम देखेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से ये एरिया और स्पीशीज डाइवर्सिटी के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जैसे इसको सिंपली आप ऐसे समझिए, जैसे ये मान लो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और ये मान लो 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो मैं अगर पूछूं कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में आपको स्पीशीज ज़्यादा मिलेगी या कम, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 1 मीटर स्क्वायर में स्पीशीज कम के चांसेज हैं और जो 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है यहाँ पे जो स्पीशीज मिलने के चांसेज हैं, ज़्यादा स्पीशीज मिलने के चांसेज हैं। तो इसका मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है एरिया के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पे लेस स्पीशीज मिलेंगी और यहाँ पे मोर स्पीशीज मिलेंगी, क्योंकि एरिया ये बड़ा है ये एरिया छोटा है। जब लेस स्पीशीज मिलेंगी तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे मोर स्पीशीज मिलेंगी तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें एक रिलेशनशिप यहाँ पता चला कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि एरिया बढ़ेगा स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगा, तो ये कहता है रिलेशनशिप कि भाई ये इसकी भी एक लिमिट है। और वो लिमिट क्या है, अर्थ साइज कि मतलब एरिया जो आप बढ़ा रहे हो उस एरिया की वैल्यू अर्थ के साइज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ के साइज से अगर वो ज़्यादा निकल गया तो फिर ये रिलेशनशिप जो है फॉलो नहीं होगा। तो एरिया बढ़ने पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ये रिलेशनशिप तभी फॉलो होगा, कब तक फॉलो होगा, मैक्सिमम ये अर्थ साइज तक फॉलो होगा। आप एरिया बढ़ाते जा रहे हो और मैक्सिमम ये इसकी अर्थ साइज एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिलेशनशिप फॉलो नहीं होगा। तो ये तो रही कि एरिया के साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे बढ़ती है, प्रोपोर्शनली बढ़ती है, राइट। और उसको हमने एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर समझा, ठीक है। अब जो है इस इक्वेशन को दिया किसने, इस इक्वेशन के बारे में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने एक इक्वेशन दिया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। इसको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इक्वेशन या अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। ये इक्वेशन क्या कहती है कि जो यहाँ पे देखिए एस जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस को शो कर रहा है, सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट वैल्यू है, ए एरिया है, जेड स्लोप या रिग्रेशन कॉफिशिएंट है। तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने वो ये था, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जेड। इसका मतलब एस क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ए क्या है, एरिया है, जेड क्या है, स्लोप है। लेकिन जब भी आप किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो वहाँ एक कांस्टेंट लेके आते हो, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट लेके आए और यहाँ जो कांस्टेंट लेके आए हो वो क्या है, सी है। सी कहते हैं वाई इंटरसेप्ट वैल्यू, ठीक है। इसी को मैं जब लॉग लिया, लॉग लेने पर लॉग वैल्यू, जैसे ही मैं इसको लॉग में चेंज करूँगा तो ये लॉग एस इक्वल टू जेड लॉग ए प्लस लॉग सी हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, देखिए दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग ए की पावर जेड, तो लॉग सी प्लस और जो पावर में होती है वो आगे आ जाती है जेड लॉग ए, तो वही तो है।
log s इज इक्वल टू जेड log a प्लस log c, मैंने बस इसको थोड़ा पहले लिख दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इक्वेशंस यहाँ पर आई है। अब जो है ये इक्वेशन जो है दोनों ही आपको ध्यान रखनी है, आपको log वाली भी याद रखनी है और ये वाली भी आपको याद रखनी है। जब हम इसको log में चेंज कर लेते हैं तो ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी के बराबर हो जाती है, मतलब ठीक है। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, ठीक है, देखिए स्पेसिफिक डाइवर्सिटी s और एरिया के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे दो तरीके के ग्राफ मिलेंगे। अगर मैं इक्वेशन, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 नाम दे दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूं, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बिना लॉग वाली जो इक्वेशन थी, तो उससे मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। और अगर मैं लॉग वैल्यू log s इक्वल टू जेड log a प्लस log c इसके हिसाब से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मुझे ग्राफ लीनियर मिलेगा। ये याद रखना है कि वो कभी कभी ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा कि ग्राफ कैसा मिलेगा। तो अगर इक्वेशन 1 के हिसाब से उसने ग्राफ प्लॉट किया है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इक्वेशन 2 के हिसाब से ग्राफ प्लॉट किया है तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये देखिए कि जो जेड है ये बड़ी काम की चीज़ है। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो जेड होता है और इसको हम स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। जो जेड वैल्यू है ये स्लोप, किसी भी कर्व का स्लोप है, ये रहा। ज़्यादा स्लोप होगा किसी भी कर्व का तो वहाँ पे ज़्यादा जेड वैल्यू मिलेगी, और ज़्यादा जेड वैल्यू मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। और जेड की जो वैल्यू है वो 3 वैल्यू भी आपको याद रखनी है। 0.1 से 0.2 के बीच में जो कंट्री है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, उसके लिए वैल्यू जेड की 0.1 से 0.2 के बीच में पाई जाएगी। अगर मैं कॉन्टिनेंट ले रहा हूँ जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत लार्ज कॉन्टिनेंट है, तो उस केस में जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 के बीच में आती है। जैसे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए जो जेड वैल्यू है वो 1.15 ली जाती है। आपको ये जेड वैल्यू याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि जैसे ये मान लो केस 1 है और केस 1 में उसने दे दिया कि भाई, पहली बात तो ये बताइए कि इसमें जो ग्राफ है केस 1 में वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन से बनाया गया है ये ग्राफ, इक्वेशन 1 से। पहली चीज़ तो ये। अब उसने बोला कि भाई ये ग्राफ है स्पेसिफिक एरिया कर्व, अब इसमें ये बताओ किस कंट्री का जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है या स्पेसिफिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अब कैसे पता करेंगे, तो मैंने बोला था कि स्लोप, जेड को पकड़ो, और जेड किसको रिफ्लेक्ट करता है, स्लोप को। अब देखिए स्लोप कैसे पता करें। देखिए किसी भी ग्राफ में स्लोप पता करने का एक सीधा सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। स्लोप के ऊपर बैठ जाओ और जिधर से लुढ़कने की संभावना ज़्यादा हो इसका मतलब उधर स्लोप ज़्यादा है। अब आप इंडिया के कर्व पे यहाँ बैठे और उसी पॉइंट पे, उसी रेस्पेक्टिव पॉइंट पे भूटान के कर्व पे यहाँ बैठे, किधर से जल्दी गिरोगे, इंडिया के कर्व से। इसका मतलब इंडिया का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, और जिसका स्लोप ज़्यादा उसका जेड वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा। और जेड वैल्यू ज़्यादा इसका मतलब स्पेसिफिक डाइवर्सिटी भी ज़्यादा, इसीलिए इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से क्वेश्चन निकलवा रहा है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है। कभी कभी वो लीनियर कर्व जो लॉग इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 2 पे अगर आप ग्राफ बनाते हो तो उसमें लीनियर इक्वेशन आपको जो y इक्वल टू mx प्लस सी मिलती है तो उससे आपको लीनियर ग्राफ मिलता है। कभी कभी वो लीनियर स्पेसिफिक एरिया कर्व भी दे देता है। जैसे केस 2, यहाँ पे उसने स्पेसिफिक एरिया कर्व लीनियर दे दिया। अब लीनियर है तो इसका मतलब उसने इक्वेशन 2 से ये ग्राफ बनाया है। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इन तीनों कंट्रियों में स्पेसिफिक डाइवर्सिटी किसकी ज़्यादा है। देखिए ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, ये मैं जो यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा हूँ एक्चुअल में हो सकता है वो डिफर रहा हो, लेकिन ये मेरा बेस्ड ऑन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे 3 कंट्री दे दी है, यूएसए दे दिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो वही सेम तरीका, स्लोप पकड़ो, सेम पॉइंट पे तीनों ग्राफ के ऊपर बैठ जाओ, राइट। और फिर देखो नीचे लुढ़कने का चांसेस कहाँ से ज़्यादा है। यूएसए वाले ग्राफ से जल्दी लुढ़कोगे इसका मतलब इसका स्लोप मैक्सिमम है।
तो यूएसए का स्लोप ज़्यादा है तो जेड वैल्यू भी ज़्यादा, जेड वैल्यू ज़्यादा तो स्पीसी डाइवर्सिटी भी ज़्यादा। इसका मतलब यूएसए का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, स्पीसी डाइवर्सिटी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप कहाँ से करोगे, इंडिया। तो इंडिया की जेड वैल्यू दूसरे नंबर पे, इसका मतलब यूएसए के बाद जो दूसरी स्पीसी डाइवर्सिटी आएगी वो किसकी आएगी, इंडिया। और सबसे कम स्पीसी डाइवर्सिटी कहाँ आएगी, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, यूएसए में सबसे ज़्यादा, फिर इंडिया में और फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो मतलब ग्राफ का स्लोप पकड़ के, और स्लोप मतलब ग्राफ के ऊपर बैठ जाओ, जिधर से जल्दी गिरो उधर ही स्लोप जो है वो ज़्यादा है, टेन थीटा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरिया और स्पीसी डाइवर्सिटी जो कर्व है, स्पीसी रिचनेस जो कर्व है, वहाँ से आपको इस तरीके से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो दो इक्वेशन और जेड वैल्यू के बारे में जो कंक्लूजन है वो ध्यान रखना है कि जो जेड है वो कर्व लाइन का स्लोप है, और ज़्यादा स्लोप होगा तो ज़्यादा जेड वैल्यू होगी, ज़्यादा जेड वैल्यू होगी तो स्पीसी डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, इस रिलेशनशिप को ध्यान रखना है, और जेड की ये तीन वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरिया का किस तरीके से स्पीसी डाइवर्सिटी पे इफेक्ट है ये देखा। अगला जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है सॉइल फैक्टर, और सॉइल से जुड़े हुए फैक्टर को हम कहते हैं एडेफिक फैक्टर, राइट। अब सॉइल में सॉइल का पार्टिकल साइज क्या है, वो पार्टिकल कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो रहे हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। सॉइल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सॉइल के अंदर हवा प्रॉपर है कि नहीं, एरेशन कैसा है, ह्यूमस ऑर्गेनिक कंटेंट का क्या कंपोजिशन है, न्यूट्रिएंट जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो कितना है, उसमें सॉल्ट का कंटेंट कितना है, पीएच क्या है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऐसे सॉइल से जुड़े हुए फैक्टर हैं जो स्पीसी डाइवर्सिटी को प्रभावित कर रहे हैं। मैं यहाँ सॉइल से जुड़े हुए फैक्टर्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब हम एडेफिक फैक्टर्स को पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर्स में, वहाँ पे इन चीज़ों को मैं डिटेल पढ़ूंगा। तो यहाँ पे बस आपको ब्रीफ में याद रखना है कि सॉइल या एडेफिक फैक्टर्स में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप स्पीसी डाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के अंदर आप पढ़ रहे हो। इसके अलावा एक अगला जो फैक्टर है स्पीसी डाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाला वो है टोपोग्राफी। अर्थ का सबसे बाहर का जो सरफेस होता है जो वो है क्रस्ट। तो क्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है और जो कंपोजिशन है वही कहलाता है टोपोग्राफी। जैसे कहीं अर्थ प्लेन है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, तो इस तरीके का उसका जो बाहरी सरफेस है वो इक्वल नहीं है, अलग अलग स्ट्रक्चर उसकी पाई जा रही हैं। तो इस तरह की जो एक्सटर्नल सरफेस है उसकी, उसको कहते हैं क्रस्ट, और उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन जो है उसी को हम टोपोग्राफी कहते हैं। अब इसमें जब उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, कहीं वैली है, कहीं माउंटेन है, कहीं डिफरेंट प्लेन एरिया है, कहीं सॉइल कंपोजिशन अलग हो रखा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये टोपोग्राफी में हम पढ़ते हैं। और जैसे अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ नहीं होती। अगर कोई प्लेन इलाका है, फर्टाइल इलाका है, तो वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब टोपोग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो इस तरीके से स्पीसी डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। बहुत सारी वैली ऐसी होती हैं जो ऊंचाई पे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन अगर प्लेन एरिया में वैली है तो वहाँ स्पीसी डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो इस तरीके के जो टोपोग्राफिक फैक्टर हैं वो भी स्पीसी डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। अब तो देखिए यहाँ तक हमने जो भी डिस्कशन किया है वो कम्युनिटी के एक ही स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को फोकस करते हुए किया है, और वो कैरेक्टर था स्पीसी डाइवर्सिटी। स्पीसी डाइवर्सिटी मीन्स पर्टिकुलर एक एरिया में कितनी स्पीसीज पाई जाएं, वही स्पीसी डाइवर्सिटी है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर था जो हम कम्युनिटी में पढ़ रहे हैं वो है स्पीसी डोमिनेंस। ये देखिए एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाएंगी, तो सारी स्पीसीज बराबर संख्या में तो नहीं होंगी। वहाँ पे एक स्पीसीज ऐसी होगी जो संख्या में क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम स्पीसीज डोमिनेंस। जैसे इस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जा रही हैं, तो जैसे ही आप इस एरिया में जाओगे तो आपको ये स्पीसीज जो है वो सबसे ज़्यादा दिखेगी। इसका मतलब इस कम्युनिटी में स्पीसीज डोमिनेंस कौन सी स्पीसीज का है, ए का है। और कभी कभी डोमिनेंट स्पीसीज के नाम पे ही उस कम्युनिटी का नाम रख दिया जाता है, जैसे ए कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे ए स्पीसीज ज़्यादा है। अब स्पीसीज डोमिनेंस जो स्पीसीज होगी उसकी पहचान कैसे करोगे, तो वो संख्या में और बायोमास में सबसे ज़्यादा होती है, राइट। ये उसकी पहचान होती है, वो हर जगह आपको दिखेगी, तो वो संख्या में ज़्यादा हो जाती है, और जो ये संख्या में ज़्यादा है
वो बायोमास में भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो डोमिनेंस स्पीसीज जो है वो संख्या में और बायोमास में ज़्यादा होती है। एक दूसरी स्पीसीज आती है कीस्टोन स्पीसीज। ये मैं जब पॉपुलेशन पढ़ा रहा था, स्पीसीज पढ़ा रहा था, वहाँ पे ये मैंने डिस्कस किया था। तो कीस्टोन स्पीसीज डोमिनेंस स्पीसीज का उल्टा है। अगर कोई स्पीसीज संख्या में ज़्यादा और बायोमास में ज़्यादा है तो वो डोमिनेंस स्पीसीज है, और अगर कोई लेस इन नंबर है एंड बायोमास है लेकिन फिर भी वो इफेक्टिव है, वो उसका एरिया को गवर्न कर रही है, तो वो कीस्टोन स्पीसीज है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आप कहीं हिल एरिया में घूमने गए, वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है जिसमें कॉनिफर प्लांट बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो आपने उस कम्युनिटी को नाम दे दिया कॉनिफर कम्युनिटी। तो इसका मतलब उस कॉनिफर में भी मान लो पाइनस के जो प्लांट थे वो बहुत ज़्यादा पाए गए, तो आपने उस कम्युनिटी को नाम दे दिया पाइनस कम्युनिटी, राइट। तो कहने का मतलब है कि किसी कम्युनिटी में जो स्पीसीज ज़्यादा पाई जाती है उसी स्पीसीज के नाम पे कभी कभी उस कम्युनिटी को नाम भी दे दिया जाता है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एक कम्युनिटी लिखा है, तो हमने इसको देखा कि भाई स्पीसीज डोमिनेंस क्या है। जो स्पीसीज ज़्यादा पाई जा रही है किसी कम्युनिटी में वो स्पीसीज डोमिनेंस है। वो स्पीसीज डोमिनेंट स्पीसीज जो होती है वो संख्या में और बायोमास में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है किसी भी कम्युनिटी का, वो है फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी कहते हैं कि किसी कम्युनिटी के अंदर जो चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है, जो स्पीसीज ज़्यादा पाई जा रही है, उसी स्पीसीज को लेके हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, एक अपीयरेंस आने लगता है। तो उस कम्युनिटी का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो कम्युनिटी जैसी हमें दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं फिजियोग्नोमी। इसको ऐसे समझिए, एक एरिया है, हिल एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको बहुत सारे प्लांट दिख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कॉनिफर प्लांट दिख रहे हैं। तो यहाँ की एक इमेज जो बनी आपके दिमाग में, क्या बनी कि भाई इस एरिया में आपको कॉनिकल प्लांट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कॉनिकल शेप आपके दिमाग में अपीयर हो गई। वो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस आ रहा है उस कम्युनिटी का वो कॉनिकल शेप वाला आ रहा है, तो कॉनिकल फिजियोग्नोमी हो गई, राइट। और कॉनिकल फिजियोग्नोमी को ही हम ब्लू फिजियोग्नोमी भी बोलते हैं, राइट। तो जैसे आप किसी एरिया में घूमने गए, उस एरिया में जो है ब्लू कलर के एनिमल जो है बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे, राइट। तो आपके दिमाग में क्या प्रिंट हो गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या आया, ब्लू, तो ब्लू फिजियोग्नोमी हो गई, राइट। तो इस तरीके जैसे आप डेजर्ट में गए तो वहाँ पे आपको ऊँट दिखा तो कैमल फिजियोग्नोमी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए, कंगारू बहुत ज़्यादा दिखा तो आपने कैंगारू फिजियोग्नोमी। तो मतलब वो एक्सटर्नल अपीयरेंस डोमिनेंट स्पीसीज के बेस पे आपको एक मिला। किसी भी कम्युनिटी का जो एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो उसकी डोमिनेंट स्पीसीज के कारण उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उसका फिजियोग्नोमी कहलाता है, ठीक है। अगला जो लास्ट कम्युनिटी का एक स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं लेयरिंग ऑफ हैबिटेट फॉर मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। ये तो एक डेफिनेशन है, लेकिन ये इसको समझो कि ये कह क्या रहा है। आप ये देखिए कि हम जो है, जैसे मान लो ये मेरा घर है, घर में ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है और ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है। मुझे फर्स्ट फ्लोर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जब क्या मैं ग्राउंड फ्लोर में, और ग्राउंड फ्लोर में भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट रूम बना दिए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट रूम बनाए हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम है वो इसलिए है ताकि अलग अलग मेंबर जो हैं वो आराम से रह सकें, और जो मेरा एक टोटल एरिया है प्लॉट का उसको मैं मैक्सिमम यूज कर सकूं। फिर अगर मेरी ग्राउंड फ्लोर से आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे भी बना लिया। और फर्स्ट फ्लोर, अब देखिए यहाँ पे आपको दो तरीके से लेयरिंग दिखी। अगर आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो तो आपको इस तरीके से चलना पड़ता है, हॉरिजॉन्टली। लेकिन आप अगर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो आपको वर्टिकली चलना पड़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा। तो लेयरिंग कितनी तरह की हो गई, दो तरह की, हॉरिजॉन्टल लेयरिंग और वर्टिकल लेयरिंग। लेयरिंग को ही हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो अर्थ पे अब सेम केस अर्थ का है। अर्थ में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो अगर सभी एक ही जगह पे पाए जाएं तो उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कतें होंगी। तो अर्थ ने क्या किया, इनको डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बांट दिया। अब ये
लेयरिंग ही क्या कहलाती है, स्ट्रैटिफिकेशन कहलाती है। स्ट्रैटिफिकेशन जो है दो तरीके का है। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन को समझो कि जैसे आप यहाँ पे जैसे जंगल गए घूमने और जंगल में आप यहाँ पे खड़े हो, ये मान लो आप हो यहाँ, आपने बॉटम में देखा घास है, फिर कुछ प्लांट ऐसे थे जो घास से थोड़े बड़े थे, फिर कुछ इनसे भी बड़े थे, और फिर सबसे जो बड़े थे वो अलग अलग हाइट के प्लांट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, वो इसीलिए पड़ी क्योंकि जो सबसे लंबाई वाले प्लांट थे इनको लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए इनकी हाइट बढ़ गई। जिनको कम लाइट की ज़रूरत थी वो थोड़ा नीचे की तरफ आ गए, उनकी हाइट कम थी। जिनको और कम लाइट की ज़रूरत थी वो और छोटे हो गए, और घास को सबसे कम लाइट की ज़रूरत पड़ी, ये जो है छाया में भी जिंदा रह सकती है, तो ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ग्राउंड पे ही पाई जाती है। तो देखिए हमें कितने लेयर मिले, एक ये लेयर हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, हमें 4 लेयर मिल गए इस फॉरेस्ट में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें एटलीस्ट 4 लेयर तो मिलते ही मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा अब देखिए यहाँ पे आप जो है जब ये लेयर देखने के लिए क्या आपको आगे चलना पड़ा, नहीं, आपको सिर्फ ऊपर देखना पड़ा। तो जब आप सरफेस को ऊपर की तरफ आपको चलना पड़ा, मतलब ऊपर की तरफ उड़ना पड़ा, तो इसका मतलब आप यहाँ पे सरफेस को छोड़ोगे, लीव सरफेस। जब आप सरफेस को छोड़ो, नो नीड टू वॉक फॉरवर्ड, आपको आगे चलने की जरूरत नहीं पड़ी है, ऊपर को चलने की जरूरत पड़ी है। तो इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। जब आप ऊपर की तरफ चलो और आपको ग्राउंड को छोड़ने की जरूरत पड़े, जैसे आपको इस लेयर में आना है तो आपको ऊपर की तरफ आना पड़ेगा, राइट, लेकिन ग्राउंड को छोड़ना पड़ा आपको, लेकिन आप आगे की तरफ नहीं बढ़े, इधर की तरफ आप नहीं बढ़े हो, राइट। तो जब आप ग्राउंड को छोड़ रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो और आप आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, तो इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। एक दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा है। वहाँ पे क्या होता है कि जो है देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन में, वर्टिकल में हमने ये बोला था कि आपको सरफेस को छोड़ना पड़ेगा और आपको आगे नहीं चलना है, ऊपर की तरफ जाना है, वर्टिकल। लेकिन अगर आपको सरफेस को ना छोड़ना पड़े और आगे बढ़ना पड़े, तब जाके आपको अगर लेयर दिखती हैं तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके पे आप घूमने गए, जब आप पहाड़ी इलाके पे जाते हो घूमने, तो आप जो है ऊपर की तरफ पैदल चलोगे, राइट। पैदल जब चलते हो तब जाके आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया दिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे खड़े खड़े आप ऊपर की तरफ जाओ तो आपको ये दिख जाए, ऐसा नहीं होता। आपको इस पहाड़ के ऊपर ऐसे चलना पड़ेगा, आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डिफरेंट डिफरेंट जोन दिखेंगे। तो इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन, इस तरीके की लेयरिंग, जहाँ पे आपको सरफेस को ना छोड़ना पड़े, आगे बढ़ के आगे अगर आप पैदल चलते हो तो जब के आपको क्लियर लेयर दिखे, तो इस तरह की लेयरिंग को कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन का एक दूसरा जो एग्जांपल है वो एक तालाब होता है। जैसे तालाब में, जैसे ये इस तरीके के पॉन्ड है, तो पॉन्ड में सपोज करो आप, ये एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड में आप यहाँ खड़े हो, राइट। जैसे मैं जो है यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि इसके अंदर कितनी लेयर है, राइट। तो उसके लिए मुझे तालाब में आगे की तरफ चलना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ा, मैंने सरफेस को नहीं छोड़ा है, राइट। तो इस तरीके का जो, इसलिए पॉन्ड में कौन सा स्ट्रेटिफिकेशन हम मानते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन मानते हैं, राइट। तो जब आप ऊपर की तरफ चलो, ग्राउंड को छोड़ के ऊपर की तरफ जाओगे तो वर्टिकल, और अगर ग्राउंड को नहीं छोड़ रहे हो आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो हॉरिजॉन्टल, राइट। तो पॉन्ड में जो है इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ते हैं। एक दूसरा एग्जांपल भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन का है। जैसे दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो आपके शहर के बाहर कोई जंगल है। जो जंगल होता है वो सडनली तो शुरू नहीं होता। उस जंगल में क्या होता है, जैसे इसको ऐसे समझो
पहले छोटी छोटी घास शुरू हुई, राइट। उसके बाद थोड़े से बड़े पेड़ शुरू हुए, राइट। उसके बाद थोड़े और बड़े पेड़ शुरू हुए, और उसके बाद फिर और घना जंगल और बड़े पेड़ शुरू हुए, राइट। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट डिफरेंट जोन देखे। लेकिन ये जोन आपको कब दिखेंगे? जब आप इस जंगल में घुसना शुरू होगे, आगे की तरफ बढ़ोगे। इसका मतलब आपने सरफेस को नहीं छोड़ा है, आपने सरफेस को नहीं छोड़ा, आप पैदल चलते जा रहे हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जोन दिख रहे हैं। इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। बस आपको ये देखना है कि आप ग्राउंड को नहीं छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को छोड़ रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। वर्टिकल आपको लेयरिंग देखने के लिए चलना किधर पड़ रहा है, ऊपर या आगे की तरफ, वो आपका ये डिसाइड करेगा कि वहाँ पे जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो ये 4 स्ट्रक्चरल फीचर्स हमने कम्युनिटी में देखे। और कम्युनिटी में 4 स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं वो कम्युनिटी का एक जो भी एक कैरेक्टर्स है वो उसको डिसाइड करते हैं। कंपटीशन में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज इवननेस और स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन टच होते हैं।